हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हर हफ्ते की तरह, अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस दैट विल बी गिवन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिसेंटली इन न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय A. WHO and UNICEF, B. Amnesty International, C. UNICEF and D. WHO. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज WHO एंड यूनिसेफ। तो जब हम ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इट वाज अ जॉइंट कॉन्सेप्ट जो कि WHO एंड यूनिसेफ ने मिलकर चलाया था, जिन पे WHO एंड यूनिसेफ ने एक कंबाइंड स्टडी की थी। और इस स्टडी में उन्होंने क्या पाया कि अराउंड 2.5 बिलियन पीपल जो हैं सर्वाइविंग ऑन द अर्थ, उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी में वी हैव व्हील चेयर ऑल्सो, राइट, या अगर आप बात करेंगे उनको साउंड हेयरिंग, कुछ जो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उनकी यूजेज होगी, तो इसी तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। सो दिस रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड, इस रिपोर्ट में ये चीज़ भी पाई गई कि अराउंड 2050 जो ये 2.5 बिलियन जो लोग हैं दे विल फर्दर या इंक्रीज हो जाएंगे अप टू 3.5 बिलियन, ठीक है, जिनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। एंड ये जो मैक्सिमम असिस्टिव टेक्नोलॉजी पाई जा रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा, दैट इज इन द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। एंड टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग्स दोज नेशंस कि उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है आपकी कंट्री के लोगों को, अ रिपोर्ट दैट इज अ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी को पब्लिश किया था WHO एंड यूनिसेफ ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to the National Startup Advisory Council, which of the following statements are correct? ठीक है, फर्स्ट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कॉन्स्टिट्यूटेड द काउंसिल। Second, it advises the government on measures needed to be build a strong ecosystem. Third, it aims for sustainable development. And fourth, building large scale employment opportunities. तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे पास नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, एज द नेम सजेस्ट कि स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूट किसके अंडर हुआ है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो बेसिकली यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री तो है ही है, यानी कि स्टार्टअप की बात तो की ही जा रही है कि कंट्री के बीच में स्टार्टअप्स तो हो, साथ ही साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम भी बिल्ड हो ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर काम कर सके, कि साथ के साथ इंडस्ट्री भी हम सेटअप करें और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को भी बिल्ड करें अराउंड दोज इंडस्ट्रीज, एंड साथ ही साथ क्या हो, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी हम जनरेट कर सके। सो उसके लिए हमने क्या किया, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल को हमने सेटअप किया अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल किसके अंडर इस्टेब्लिश हुई है, तो यू कैन वेरी वेल आंसर कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर जो है इस काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स GAAR स्टैंड्स फॉर A जनरल एंटी एडमिटिंग रूल, B जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, C जनरल एग्रीमेंट अवॉइडेंस रूल, एंड D जनरल एंटी एग्रीमेंट रूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो GAAR को अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो ये एक प्रोविजन है दैट हैज बीन स्टेटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, ठीक है। तो इसमें ये GAAR जो है बेसिकली कहाँ पे दिया गया है इनकम टैक्स के एक्ट के अंडर, दैट इज अंडर द सेक्शन 96 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर ये दिया गया है। एंड ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है कुछ लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है। और ऐसे एग्रीमेंट्स क्या कि कुछ कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं कि वो कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स बना लेती हैं या ऐसे कोई डिवाइसेस को अगर आप कहेंगे पिक्चर में ले आती हैं जिस वजह से वो इनकम टैक्स को पे करना अवॉइड कर सके। तो कुछ लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स जो हैं अंडर दिस सेक्शन 96 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंडर जो है दिए गए हैं कि ये जो एग्रीमेंट्स अगर आप करती है सो एंड सो कंपनीज, तो इसे हम अनअवॉइडेबल या अगर आप कहें कि इन्हें अनएक्सेप्टेबल हम एग्रीमेंट्स जो हैं कह सकते हैं। तो इन एग्रीमेंट्स के
तहत अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर देते हैं, सो एज अ रिजल्ट आपको GAAR के अंडर यू विल बी अगेन पीनलाइज एंड इशूड अ नोटिस। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हैदराबाद बेस्ड कंपनी एक है EJ रिटेल करके, ठीक है, इस कंपनी को अंडर GAAR जो है इशू किया गया है नोटिस बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो नेक्स्ट वी हैव इज which of the following regarding Saharia tribes is correct? First, they are classified as particularly vulnerable tribal groups. Second, Saharia is an ethnic group in the state of Madhya Pradesh and some districts of Rajasthan. Third, the Saharias are expert woodsmen and forest product gatherers. Options कौन से सही हैं? A 1 and 3 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो अब हम सहारिया ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। तो सहारिया ट्राइब्स जो हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर उनको बिल्कुल इस्टेब्लिश किया गया है, उन्हें क्लासिफाई किया गया है। एंड साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश एंड सम रीजन्स ऑफ राजस्थान की एथनिक ग्रुप है। सो व्हाई आर दे इन न्यूज़? बेसिकली वो इसी वजह से क्योंकि जब कोविड से पहले भी इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में डाल दिया गया था, क्योंकि इनके पास अगर आप कहें इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही कम रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से हमेशा से ये पिक्चर में आते रही हैं। बहुत ज़्यादा गरीब ट्राइब जो है या आप कहें बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड ट्राइब यहाँ पे रहा है। बट आफ्टर कोविड की अगर हम बात करें तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस या इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यानी कि पॉवर्टी से बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे पुअर कंडीशंस में ये रह रहे हैं, जिस वजह से सहारिया ट्राइब्स को कंटिन्यूसली जो है पिक्चर में लाया जाता है इन द न्यूज़, ताकि जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे सके। सो बेसिकली अब आपसे क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि सहारिया ट्राइब जो है, क्योंकि MP का एग्जाम भी पास में आ रहा है, तो दो MP स्टूडेंट्स जिनको ये एग्जाम देना है सहारिया ट्राइब्स के बारे में वो थोड़ा पढ़ के भी जा सकते हैं। एंड दे आर द ग्रुप्स विच आर या ट्राइबल ग्रुप्स जो कि मध्य प्रदेश एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान को बिलोंग करते हैं एंड एक्सपर्ट वुड्समैन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज under One Nation One Portal, National Portal for Biotech Researchers and Startups was launched recently। तो वो कौन सा है हमारा पोर्टल, उसका नाम क्या है? A BioWatch, B BioRRAP, C BioBharat and D BioWin। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज BioRRAP। तो ये वन नेशन वन पोर्टल का जो है विंडो की जब हम बात है, ये बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से हमने अडॉप्ट किया है कि एक ही जगह से आपको वन विंडो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। तो नेशनल पोर्टल जो है एक बायोटेक रिसर्च के लिए या स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा? BioRRAP। तो इस पोर्टल के अंदर या आप इस ऐप के अंदर क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है, अब रिसर्चेस की परमिशन आपको लेनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी आपको यहाँ पे लीगल वर्क यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कोई भी रिसर्च कैरी आउट करने के लिए, वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वो परमिशन का आपका स्टेटस क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा। बट एक चीज़ जो है यहाँ पे इसमें जो इंक्लूड नहीं हो रही है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन वर्क, ठीक है, कि कोई भी काम प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओनली एंड ओनली रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए ये पोर्टल को सेटअप किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव इज द थीम फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इज A जन भागीदारी, B जन आंदोलन, C वेस्ट टू वेल्थ एंड D ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट टू वेल्थ। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंगली वी नो कि हर साल जो है अगेन जो है प्राइजेस निकाले जाते हैं, स्टेट वाइज ऑल्सो लिस्ट भी दी जाती है स्वच्छ सर्वेक्षण में कि स्वच्छता के ऊपर यानी कि क्लीनलीनेस के ऊपर वी आर फोकसिंग मच। तो जो 2023 का कॉन्सेप्ट है या जो थीम है दैट इज वेस्ट टू वेल्थ। एंड आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इस टाइम पे वेस्ट सेग्रीगेशन को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है, राइट। वेस्ट सेग्रीगेशन में वी आर ऑलवेज टोल्ड कि जो हमारा ड्राई वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है उसे सेपरेट किया जा सके। दैट इज बिकॉज कि जो हमारा ड्राई वेस्ट है बेसिकली जिसमें हम प्लास्टिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट, तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निक्स लगाकर या रोड बिल्डिंग्स में हम उस प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसे प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट किया गया है, राइट। तो सिमिलरली हमारा जो लिक्विड वेस्ट है उसकी अगेन जो है किसी और तरीके से यूजेज हो सकती है। सो इस बार की यानी कि 2023 की थीम वी हैव इज वेस्ट टू वेल्थ, ताकि जो वेस्ट है उससे हम वेल्थ को जनरेट कर सके, यानी कि वेस्ट से
वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं, ना कि उसी वेस्ट के ऊपर फर्दर वेल्थ को लगा रहे हैं ताकि उसे फर्दर सेग्रीगेट कर सकें। तो एक स्टेप को यहाँ पे हम डायरेक्टली बचा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई दैट ऐप। ए उमंग, बी प्रूफ, सी आभा, डी मानस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आभा ऐप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर जो है, आयुष्मान भारत जो स्कीम है हमारी, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो ये ऐप है आभा ऐप के अंडर व्हाट यू कैन डू इज कि जितनी भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है या जितनी भी आपको प्रिस्क्रिप्शंस लाइफ टाइम में जितनी भी जनरेट करके दी गई हैं, आप उसको एक कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कि जब आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़े तो आपकी जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसे ईजिली एक्सेस किया जा सके थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। उसका क्या नाम है, दैट इज आभा ऐप। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो उमंग ऐप क्या है, उमंग ऐप भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, जहाँ पे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना पीएफ विड्रॉ करना है तो आप इस ऐप के थ्रू डायरेक्टली करवा सकते हैं उसे विड्रॉ, या और भी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा अगर प्रूफ की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ J&K का इनिशिएटिव है। ये किस लिए दिया गया था कि जो J&K में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है अलॉन्ग विद द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स एंड पिक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रूफ के यहाँ पे इस एरिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम बात करें अब मानस की, तो ये कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था किसके रिगार्डिंग द मेंटल इलनेस, ठीक है। मेंटल इलनेस से काफ़ी ज़्यादा लोग जूझ रहे थे क्योंकि घर पे बैठे हुए थे, घर बैठे बैठे जो है वी ऑल्सो सॉ कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे सभी की बिहेवियर के अंदर। तो उसी अगर आप कहेंगे मेंटल प्रेशर को या मेंटल आपकी जो चेंजेस आ रहे थे उसे संभालने के लिए या उसके ऊपर अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए थी, उसी के लिए मानस ऐप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक न्यू स्पीशीज ऑफ पिट वाइपर हैज बीन डिस्कवर्ड इन मेघालय, आइडेंटिफाई द जीनस ऑफ दैट स्नेक। सो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो स्नेक किस तरह से दिखाई देता है। ए बोथरिकस, बी डाबुआ, सी ट्राइमेसरस एंड डी लैकिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्राइमेसरस, ठीक है। तो हमारे पास पिट वाइपर की एक नई तरीके की अगर आप कहेंगे स्नेक को या स्नेक्स की आप कहें जीनस को डिस्कवर किया गया है इन द एरिया ऑफ मेघालय, एंड इसे नाम क्या दिया गया, इस स्नेक की वैरायटी को नाम दिया गया है माया ट्रेमेसरस, ठीक है। तो ये नाम किस लिए दिया गया, क्योंकि जिसके ऊपर जो ये रिसर्च कर रहे थे उसमें 7 टीम जो मेंबर्स थे उनमें से एक टीम मेंबर जो हैं दैट बिलोंग टू आर्मी, ठीक है, एंड जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी तो उनकी मदर के नाम पे ये नाम दिया गया, दैट इज माया ट्राइमेसरस, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज phytoremediation refers to A. uses plants to bind, extract and clean up pollutants such as pesticides, petroleum, hydrocarbons, metals and chlorinated solvents. B. uses microorganisms to break down contaminants by using them as a food source. C. uses fungi digestive enzymes to break down contaminants such as pesticides, hydrocarbons and heavy metals. D. none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइटोरीमीडिएशन। क्या है कि प्लांट्स को हम यूज करते हैं टू बाइंड, एक्सट्रैक्ट एंड क्लीन अप पोल्यूटेंट्स सच एज पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स, मेटल्स एंड क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स। तो जब हम फाइटोरीमीडिएशन की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने रीमीडिएशन से लिया है, ठीक है। रीमीडिएशन का एक पार्ट है फाइटोरीमीडिएशन। तो रीमीडिएशन क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉइल की बात करें या वाटर की बात करें उसे हम क्लीन करते हैं किससे क्लीन करते हैं, बाय द प्रोसेस या बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम यूज कर रहे हैं टू क्लीन द सॉइल और वाटर में जैसे ऑयल स्पिल हो जाता है उसे हम रीमीडिएशन कहते हैं। तो रीमीडिएशन की फर्दर एक टाइप है दैट इज फाइटो रीमीडिएशन। इसके अलावा वी हैव माइक्रो रीमीडिएशन, ठीक है, एंड वी हैव माइको रीमीडिएशन।
तो फाइटो रिमीडिएशन में एज अ नेम सजेस्ट हमारे पास क्या होते हैं कि हम सॉइल में ऐसे प्लांट्स को छोड़ देते हैं जिनका क्या काम होता है, उनके पास ये अनयूजुअल कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि वो मेटल्स को या क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स को, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को, मेटल्स की जब हम बात करें इवन सिल्वर तक को ये डिकम्पोज कर सकते हैं। वेराज अगर हम बात करें माइक्रो रिमीडिएशन की तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ा जाता है, राइट। सो दिस डेफिनेशन इज फॉर माइक्रो रिमीडिएशन। तीसरी जो है यूजेस फंजाई, दैट इज माइक्रो रिमीडिएशन। सो इट इज़ अ टेक्निक जिसे अभी तक हम यूज़ भी करते आ रहे हैं क्योंकि इट इज़ क्वाइट चीप एंड साथ ही साथ क्या होगा, वी आर इजीली क्लीनिंग द वाटर एज वेल एज सॉइल, और उन्हें जितने भी अभी अनवांटेड कंटामिनेंट्स हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं उन कंटामिनेंट्स को, ताकि अगर जो सॉइल है या वाटर को हम क्लीन अप कर सकें। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीक इज Which state launched India's first greenfield grain-based ethanol plant? A. Maharashtra, B. Madhya Pradesh, C. Uttar Pradesh, D. Bihar. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार। सो अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। तो ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड का क्या मीनिंग हुआ कि अब कोई भी, जैसे हमें पता है कि इथेनॉल जो है उसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो ग्रेन से भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए राइस को, है ना, राइस का हर एक ग्रेन जो प्रोड्यूस किया गया है दैट इज नॉट, यू कैन से कि हर एक ग्रेन जो है दैट इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, है ना। तो जो वो राइस एक्स्ट्रा है जो कि फिट फॉर ईटिंग नहीं है, उनके लिए क्या होगा, वो उस जो राइस के ग्रेन्स को हम यूज कर लेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। वी हैव आल्सो सीन इन द वीडियोज एज वेल कि एज अ फ्यूल भी यूज हो सकता है, ठीक है। सो इसी वजह से बिहार ने क्या किया, फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट को डेवलप किया है। एंड हेयर वी हैव जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी, ठीक है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के अंडर क्या होगा कि वाटर को मैनेज किया जाएगा, यानी कि वाटर मैनेजमेंट होगी एक प्रॉपर तरीके से, ताकि वाटर को मिसयूज ना किया जा सके एंड वाटर की जो लीस्ट अगर हम बात करें वेस्टेज हो सके इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई डाउट्स होंगे, यू आर ऑलवेज वेलकम, कॉमेंट सेक्शन में वी विल ऑलवेज आंसर यू। थैंक यू सो मच।